अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन सी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती हैं। इसी इन्वेस्टमेंट पे और बात करते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने लगता है तो इन एडिशन टू द cost and benefits of that investment, the investor also has to look at the risk and return. अब ये रिस्क और रिटर्न क्या होता है? देखो, कहीं पे भी हम पैसा लगाते हैं, कहीं पे भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे जो हमें रिटर्न या जो बेनिफिट मिल रहा होता है या मिलने वाला होता है वो डेफिनेट रिटर्न नहीं होता। ठीक है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। लेट सपोज मैं एक मोबाइल परचेज करती हूँ, तो मुझे कोई डेफिनेट पता नहीं होगा कि ये मोबाइल कितने साल तक मुझे बेनिफिट देता रहेगा। डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह से भी मैंने किस तरह उसको यूज़ किया, उस मोबाइल की क्वालिटी कैसी थी, वो फर्स्ट हैंड था कि सेकंड हैंड मोबाइल था, किस कंपनी का मोबाइल था। ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि वो मोबाइल फ़ोन मुझे कितना अरसे तक कितना बेनिफिट देगा। ठीक है ना। लेकिन जब भी हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट द रिटर्न विच वी विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस की मैनेजमेंट थोड़ा सा एनालिसिस करे कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, और ये जो हमें रिटर्न मिलेगा क्या ये डेफिनेट रिटर्न है या नहीं, ये रिटर्न कुछ वेरी कर सकता है। तो ये जो रिटर्न में वेरिएबिलिटी आती है या एक्सपेक्टेड रिटर्न में चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं, ये बेसिकली रिस्क कहलाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। First of all, let's try to understand what is return in a little detail. रिटर्न, किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होता है, उससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न होता है दो तरह से। एक तो आप जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो और शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उन शेयर से एक रिटर्न जो मिल रहा होता है दैट इज़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। मैं किसी कंपनी का शेयर ख़रीदती हूँ तो मुझे उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी द डिविडेंड जो कंपनी मुझे देगी कुछ टाइम के बाद। ठीक है ना। एक तो ये डिविडेंड होता है रिटर्न। दूसरा रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट से मिल रहा होता है द इंक्रीज इन द प्राइस। मैंने एक कंपनी का शेयर ख़रीदा 10 रुपीज़ का, और वो कंपनी ऐसी थी कि बड़ी मार्केट में वेल नोन कंपनी थी, उसके शेयर की प्राइसेस ज़्यादा हुई, और वो 10 रुपीज़ का जो शेयर मैंने ख़रीदा था 2 साल के बाद उसकी मार्केट प्राइस हो गई है जी 20 रुपीज़। तो अब मैं एक और रिटर्न ले सकती हूँ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि क्या है कि मैं अपना जो 10 रुपीज़ की कॉस्ट वाला शेयर था, ख़रीदा हुआ शेयर था, वो मैं 20 रुपीज़ पे सेल कर दूँ। तो जो डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर है, ये भी इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, रिटर्न होता है। तो हम इन दो रिटर्न्स की बेसिस पे, डिविडेंड और इंक्रीज इन द प्राइस की बेसिस पे, हम ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। रिटर्न ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डी मतलब डिविडेंड प्लस डी टी मीन्स डिविडेंड एट अ सर्टन टाइम पीरियड टी plus difference between the purchase price and the selling price divided by the selling price, divided by the purchase price. T यहाँ पे है करंट टाइम पीरियड, T-1 पिछला पीरियड है। तो हमने पहले शेयर खरीदा और इस साल हमने शेयर को सेल कर दिया, तो इस किस्म के इन्वेस्टमेंट में हमें कौन से रिटर्न्स मिलेंगे? एक तो करंट ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा, साथ में करंट ईयर में आपको उसकी प्राइस भी मिल जाएगी। तो ये प्राइस जितनी अप्रिशिएट हुई है, जितनी ज़्यादा हुई होगी, उतना ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड एट टाइम पीरियड टी प्लस चेंज इन द प्राइस। चेंज इन द प्राइस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, PT-1 मतलब एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस। करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। प्रीवियस प्राइस क्या थी जिसपे मैंने ख़रीदा था, और आज की प्राइस क्या है जिसपे मैं उसको सेल कर सकती हूँ, शेयर को सेल कर सकती हूँ। डिवाइडेड बाय PT-1 मतलब डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस ऑफ दिस
शेयर। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टॉक प्राइस फॉर स्टॉक ए वॉज $10 पर शेयर 1 year ago। एक साल पहले शेयर प्राइस थी $10। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट $9.50 पर शेयर। करंटली इसकी ट्रेडिंग प्राइस कितनी है, 9.50, एंड शेयर होल्डर्स जस्ट रिसीव्ड $1 डिविडेंड। और इस पर डिविडेंड कितना मिला है अभी, D1 कितना है, $1। व्हाट रिटर्न वॉज अर्न ओवर द पास्ट ईयर। इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न हमें मिल चुका है। खरीदा था हमने $10 पे एक साल पहले, आज अगर बेचते हैं तो इसकी प्राइस 9.50 है, और इस एक साल में इसने $1 रिटर्न भी कमाया है। तो ओवरऑल इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है, हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। डिविडेंड इज $1, प्रीवियस प्राइस या परचेज प्राइस थी, सॉरी सेलिंग प्राइस है PT, करंट प्राइस है 9.50 माइनस परचेज प्राइस थी $10 डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस दैट वाज द $10। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास रिटर्न आ जाता है 5%। मतलब इस एक साल में इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टर कितना रिटर्न अर्न कर रहा है, 5% रिटर्न अर्न कर रहा है। बात समझ में आती है। रिस्क क्या है, जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न के साथ इनहेरेंट टर्म एक यूज होता है, दैट इज रिस्क। क्योंकि जो हमने अभी रिटर्न कैलकुलेट किया ना पिछली स्लाइड पे 5%, अब ये तो मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन विच वैल्यूज, डिविडेंड, करंट प्राइस एंड द परचेज प्राइस। अब बिजनेस का परचेजिंग जिस प्राइस पे इन्वेस्टर ने परचेज किया वो तो एक डेफिनेट वैल्यू है, लेकिन हम फ्यूचर में इस शेयर को किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं वो तो डेफिनेट नहीं है ना। ये तो डिफरेंट मार्केट फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि एक साल के बाद ये शेयर की प्राइस कितनी हो जाती है। मैं एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं एक प्राइस का अंदाज़ा लगा सकती हूँ उसकी बिजनेस की करंट सिचुएशन को देख के, मगर मैं डेफिनेट बात तो नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि जो हमने रिटर्न कैलकुलेट किया, इट इज़ नॉट समथिंग डेफिनेट, कोई शॉर्ट बात नहीं है कि फॉर श्योर मुझे 5% रिटर्न ही एक साल बाद मिलेगा। रिटर्न मेरा 5% से ज़्यादा भी हो सकता है, 5% से कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट प्राइस। ठीक होती है बात। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात करते हैं तो ये रिटर्न्स क्योंकि फिक्स्ड नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते, तो इन पे एक रिस्क फैक्टर आ रहा होता है। और रिस्क को हम डिफाइन करते हैं एज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। मतलब हम जितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल रिटर्न उससे डिफरेंट हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट मार्केट वेरिएबल्स होते हैं जो कि रिटर्न्स को, इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक होती है बात। तो ये रिस्क क्या है, वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न्स, एक्चुअल रिटर्न्स। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जी आप आप कोई सेविंग्स करते हो और किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, तो आप डेफिनेट तो नहीं कह सकते ना कि एक साल के बाद इस साल के एंड पे आपका रिटर्न कितना होगा। यू वोंट बी डेफिनेट अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है। और अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सोचोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, लेकिन हो सकता है जब ये साल ख़त्म हो तो 10% से ज़्यादा भी आप रिटर्न अर्न कर सकते हो, 10% से कम भी रिटर्न अर्न कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली रिस्क। अब कंपेयर करो दो इन्वेस्टमेंट्स को, एक है बैंक का कैश डिपॉजिट और एक तरफ इन्वेस्टमेंट है शेयर ऑफ स्टॉक, मतलब आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लो। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से, इन दोनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में से ज़्यादा डेफिनेट रिटर्न किस पे मिलेगा, बैंक में कैश डिपॉजिट करने पे या शेयर पे जो आपको रिटर्न मिलना है उसके ऊपर, कौन सा रिटर्न ज़्यादा होगा। अब आप अगर देखो तो जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उन पे आपको मिनिमल रिटर्न मिल रहा होता है, मगर ये रिटर्न डेफिनेट होता है। मैंने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में और बैंक मुझे कहता है कि हम हर साल आपको इस डिपॉजिट पे इतना % इंटरेस्ट देंगे, तो आई विल बी मोर श्योर कि मुझे बैंक के कैश डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन अगर मैं शेयर ख़रीदती हूँ तो मुझे शेयर के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होगी कि मुझे एक साल के बाद कितना रिटर्न उस पर मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो हमारा बैंक का कैश डिपॉजिट है, इट इज़ कंसिडर्ड लेस रिस्की एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी।
ठीक होती है बात। तो इस चीज़ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ पे रिटर्न रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे नॉर्मली रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे डेफिनेट रिटर्न की बात होती है, जहाँ पे कम रिस्क की बात होती है, वहाँ पे नॉर्मली रिटर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं। इट मीन्स रिस्क एंड रिटर्न हैव इनवर्स रिलेशनशिप। रिस्क ज़्यादा होता है, हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिस्क ज़्यादा होता है रिटर्न भी ज़्यादा हो जाता है, रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? दे बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब हम किसी रिस्की जगह पे पैसा लगाते हैं ना, तो आप रिस्क तब लोगे जब आपको उस रिस्क लेने से फ़ायदा भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, बेनिफिट भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, रिटर्न भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। इसलिए जितना ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा उसका रिटर्न भी हो जाता है। अब अगर हमने रिटर्न को देखें, रिटर्न के पैटर्न्स को देखें, तो इन्वेस्टर्स जो है रिटर्न को दो कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। ये आप स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। डिस्क्रीट तो मीन्स डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वैल्यूज से निकला है 1 2 3 4 5 6 50 51 52 53, ऑल दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज क्या होती हैं? हम कहते हैं कि जिस तरह एक नंबर है 1 से 2, तो 1 और 2 के दरमियान देयर आर इन्फिनिट नंबर्स, 1.01 1.02 1.03 1.04 एंड सो ऑन, ये 1.1 तक जाएगा। फिर 1.1 से 1.2 के दरमियान में इन्फिनिट नंबर्स हैं। तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। तो जब भी इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग करने लगता है तो ही कैन ईदर टेक रिटर्न्स एज डिस्क्रीट नंबर्स और कंटिन्यूस नंबर्स। ठीक है, एनालिस्ट जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो या तो कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा रिटर्न डिस्क्रीट है, या फिर वो एज्यूम करते हैं कि जी रिटर्न्स आर कंटिन्यूस। दोनों केसेस में थोड़ा सी डिफरेंट कैलकुलेशन होती है टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। वी आर एज्यूमिंग कि अगर हमने इन्वेस्टर ने जो रिटर्न्स हैं उनको लिया है एज डिस्क्रीट नंबर्स, होल नंबर्स की फॉर्म में लिया है, उस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है रिटर्न इनटू इट्स प्रोबेबिलिटीज़। जब भी डिस्क्रीट नंबर्स की बात आती है, डिस्क्रीट नंबर्स आर ऑलवेज लिंक्ड विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ अ सर्टन वैल्यू। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की और उससे मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेड है 5%, तो हाउ मच चांसेस आर देयर कि मुझे ये 5% रिटर्न ही मिलेगा? 50% चांस है कि मुझे रिटर्न 5% मिलेगा। तो इसका मतलब है मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिटर्न इज इट इज़ 50%। ठीक होती है बात। तो जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ प्रोबेबिलिटीज़ लिंक की जाती हैं कि जी इतने % चांसेस हैं कि ये वैल्यू अकर हो जाएगी। तो अगर हमारे पास डेटा में रिटर्न और साथ में प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हों तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुई है। एंड फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, expected return, by using this formula which is return into its respective probability. मल्टीपल रिटर्न्स हो, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ हो, तो फिर टोटल नेट रिटर्न, नेट एवरेज रिटर्न मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ स्टॉक BW जिसका हमें डेटा दिया हुआ है, देयर आर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज़। इन्वेस्टर को लगता है कि अगर स्टॉक BW खरीदेंगे तो उसके ऊपर जो रिटर्न्स आ सकते हैं वो है -15%, -3%, 9%, 21% एंड 33%। और ये जो डिफरेंट रिटर्न्स हैं इनके अकर होने के कुछ सर्टन चांसेस हैं, कुछ सर्टन सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ हम बिजनेस का एनालिसिस करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना % चांसेस है कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न -15% होगा, कितने % चांसेस हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न -3% होगा, कितने % चांसेस हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 9% होगा, एंड सो ऑन। तो रिटर्न्स हैं और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे आप टेबल में देखो तो रिटर्न -15% की प्रोबेबिलिटी है 10%, मतलब देयर आर 10% चांसेस ऑफ गेटिंग -15 रिटर्न ऑन स्टॉक BW। 20% चांसेस हैं टू गेट रिटर्न -0.3
माइनस मतलब -3% ऑन स्टॉक BW. 40% return probability है to get 9% return, 20% chances are to get 21% return and 10% chances are to get 33% returns. ये परसेंट प्रोबेबिलिटी और रिटर्न नॉर्मली परसेंटेज की फॉर्म में होता है, उनको हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया. परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं, वी नीड टू डिवाइड द परसेंटेज बाय 100, तो डेसिमल में वैल्यू आ जाती है. ठीक होती है बात. अब हमने स्टॉक BW का एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करना है. एक्सपेक्टेड रिटर्न है मींस द एवरेज रिटर्न, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न इनटू इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. तो थर्ड कॉलम आप देखो तो इसमें R इंटू पी हो रहा है, R मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी हो रहा है, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी हो रहा है. तो -0.15 इंटू 0.10 आ जाता है -0.015, -0.03 इंटू 0.2 आ जाता है -0.006, 0.09 इंटू 0.4 0.036, 0.21 इंटू 0.20 आंसर आ जाता है 0.042, 0.33 इंटू 0.10 आंसर आ जाता है 0.033. इस थर्ड कॉलम को सबको आप ऐड कर दोगे तो एंड पे आंसर आ जाता है, सम आ जाता है 0.090. 0.090 दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक BW. 0.090 को अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहूँगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9%. तो इस स्टॉक BW पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, तो एवरेज रिटर्न है और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 9% रिटर्न. यहाँ तक बात समझ में आती है. तो अगर आपको क्वेश्चंस में रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट स्टॉक फाइंड कर सकते हैं. अब हमने रिटर्न कैलकुलेट कर लिया तो साथ में हमें रिस्क भी मेजर करना होता है, रिस्क भी कैलकुलेट करना होता है, रिस्क भी एस्टिमेट करना होता है. रिस्क को रिस्क इज बेसिकली व्हाट, वेरिएबिलिटी इन द एवरेज रिटर्न, वेरिएबिलिटी इन द एवरेज वैल्यू, और वेरिएबिलिटी इन द एवरेज और मीन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल टर्म यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन. The standard deviation is basically used to express risk in the average value और variability in the average values. ठीक है, तो हम यहाँ पे standard deviation का formula use करेंगे. Standard deviation of discrete distribution or discrete values is calculated as R minus mean R or expected return or average R whole square into P whole under the root. ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन और टू एस्टिमेट रिस्क ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. इसका जो स्क्वायर रूट है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. अगर ये स्क्वायर रूट का साइन हटा दो तो जो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इट इज़ बेसिकली वेरिएंस. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था, एस्टिमेट किया, एग्जाम्पल ली थी, उसी पे हम अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखो फर्स्ट 3 कॉलम्स तो हमने रिटर्न में एक बना लिए थे. अब हमने साथ में रिस्क भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करना है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, R माइनस मीन R होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. तो हमने R डैश जो है दिस इज द एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मीन रिटर्न वो 0.09 कैलकुलेट किया हुआ था. इसको हम माइनस कर देते हैं R की इंडिविजुअल वैल्यूज में से, उनका स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास ये फोर्थ कॉलम बन जाएगा. मतलब जो पहली वैल्यू आ रही है ये किस तरह से आ रही है, -0.15 माइनस 0.090 होल स्क्वायर इंटू 0.1. इंडिविजुअल रिटर्न जो कहा था -15% माइनस R डैश एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मीन रिटर्न जो कि हमने कैलकुलेट किया था 0.090 होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1. इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये फोर्थ कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. इस फोर्थ कॉलम को हम सम कर लेंगे तो एंड पे रिजल्ट आएगा 0.01728. ये जो 0.01728 है इसको हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट और रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अब रिस्क का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है समेशन I इक्वल्स टू 1 to n RI माइनस R डैश होल स्क्वायर इंटू PI. तो ये जो हमने अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो पीछे टेबल में कैलकुलेट की हुई है, जो आ जाती थी
फोर्थ कॉलम का सम था 0.01728, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 0.1315 और 13.15%। अब ये क्या शो करता है? अब अगर आपको याद अभी थोड़ा सा रिकॉल करो, हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था 9% और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 13.15%। इसका मतलब ये जो मीन रिटर्न, एवरेज रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है 9% का, इट कैन वेरी बाय 13.15%। अगर हालात अच्छे होंगे तो ये जो 9% का रिटर्न है ये इंक्रीज होके कितना हो सकता है? 9 + 13.15% बन सकता है। और अगर हालात ख़राब होंगे तो जो 9% का रिटर्न है ये डिक्रीज़ होगा, तो कितना डिक्रीज़ होगा? 9 - 13.15% तक डिक्रीज़ हो सकता है। ये रेंज है बेसिकली। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रेंज बताता है, +13.15 से लेके -13.15 के दरमियान में ये आपका 9% का रिटर्न जो है वो वेरी कर सकता है। इंक्रीज़ भी हो सकता है बाय 13.15% मैक्सिमम पे, और डिक्रीज़ हो सकता है बाय -13.15% ऑन द मिनिमम साइड। रिस्क और रिटर्न को थोड़ा सा और डिटेल्ड में एनालिसिस करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है जो कि डेटा को के डिटेल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ बेसिकली द रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन और एवरेज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV = सिग्मा डिवाइड बाय मीन R'। हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो कोफिशिएंट जो हमने एग्जांपल दी थी पहले उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ BW आ जाएगा 1.46। ये 1.46 क्या शो करता है कि हमारा रिस्क एज़ कम्पेयर टू रिटर्न कितना वेरी कर सकता है। जब भी रेशोज़ को हम इंटरप्रेट करते हैं तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1% या 1 unit change in return will increase risk by 1.46। यही बात हुई ना, 1 unit change R में आएगा, रिटर्न में आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज या डिक्रीज होगा बाय 1 यूनिट, तो जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1.46 यूनिट्स। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना रिस्की इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। जितनी ज़्यादा वैल्यू CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर होता है? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कंटिन्यूस नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। कंटिन्यूस नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि वैल्यूज़ आर कंटिन्यूस। हम नहीं बता सकते कि किसी वैल्यू के अकर होने के चांसेस कितने हैं। उस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न और एवरेज रिटर्न और मीन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ R डिवाइडेड बाय N, सम ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो यूज़ करते हैं हम रिस्क को मेजर करने के लिए, फिर उसका फॉर्मूला बन जाता है सम ऑफ RI माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। सम ऑफ R माइनस R' मतलब इंडिविजुअल रिटर्न्स माइनस मीन रिटर्न होल स्क्वायर डिवाइड बाय N। सिर्फ वहाँ पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पे डिवाइडेड बाय N कर दिया वैल्यूज़ को। यहाँ तक बात समझ में आती है? बाकी सारी इंटरप्रिटेशन वैसे ही है। इस केस में भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेम फॉर्मूला एंड द सेम इंटरप्रिटेशन अप्लाइज। बस सिर्फ डिफरेंस क्या था, प्रोबेबिलिटीज़ की जगह मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी की जगह कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइडेड बाय N कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला? अब जो हमने कहा है कि जी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क आता है, तो अगर हम इस रिस्क को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो total risk of any investment can be expressed as it is the sum of systematic risk plus unsystematic risk. Total risk on investment is equals to systematic risk plus unsystematic risk. अब ये systematic risk और unsystematic risk क्या है? सिस्टमैटिक, देखो जब भी हम कहते हैं ना रिस्क आ रहा है, तो रिस्क क्यों आ रहा होता है? क्योंकि जो हमारे रिटर्न्स होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते, फिक्स नहीं होते। उनमें चांसेस होते हैं कि ये रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा हो जाएंगे।
तो जो रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनके कुछ रीजंस होते हैं ना, उनके पीछे कुछ वजह होती है ना कि ये रिटर्न ज़्यादा क्यों हो गया या रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन से कम क्यों हो गया। अब ये जितने भी रीजंस हैं इसमें से कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो कि कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो कि मैक्रो फैक्टर्स होते हैं। ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरऑल मार्केट के साथ जिनका ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी मैंने एक कंपनी है, लेट्स सपोज नेस्ले कंपनी के शेयर्स परचेज किए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि जी मेरे रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं, मतलब इस पर रिस्क आ सकता है। तो जो नेस्ले कंपनी के शेयर्स हैं इसके रिटर्न्स किस किस वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो जी कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो रिटर्न्स मेरे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। या अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, कंपनी लॉसेस में जाने लग गई है, तो मेरे रिटर्न्स कम होने के चांसेस हैं। तो एक तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे रिटर्न्स को कम या ज़्यादा कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, बिजनेस है, उसने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिया है। बिज़नेस की वर्किंग में मसला नहीं था, लेकिन बिज़नेस ने एक साल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिस पर उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आया, बहुत ज़्यादा खर्चा आया, तो बिज़नेस के प्रॉफिट इस साल कम हो गए, प्रॉफिट्स कम हुए, तो बिज़नेस ने कम रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। ये भी एक रीज़न हो सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न मिल जाए। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिकल हालात, मुल्क के इकोनॉमिकल हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल हालात ख़राब हुए, इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है। नेस्ले कंपनी के जो प्राइसेस थे, क्योंकि इन्फ्लेशन ओवरऑल हुई है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो इसलिए नेस्ले कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा कर दिया है। नेस्ले कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा की है, तो अब क्या होगा, उसकी सेल्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, लोग कम ख़रीदेंगे, क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं तो लोग नहीं नॉर्मली परचेज़ करते। डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है, आपने इकनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक होती है बात। तो इसका मतलब है कि जब प्राइसेस ज़्यादा हुई, हमारा बिज़नेस का जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। बिज़नेस का रेवेन्यू कम हुआ तो बिज़नेस क्या करेगा, बिज़नेस अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कम देगा। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स थे, एक था कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर, प्रॉफिटेबिलिटी कम या ज़्यादा होना कंपनी की अपनी वर्किंग पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन था ये एक ऐसा फैक्टर था जो ओवरऑल हर किस्म के बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा होगा, हर किस्म के बिजनेस के ऊपर आ रहा होगा। ये मार्केट फैक्टर्स होते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क होता है वो या तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो एज अ होल मार्केट की वजह से बिजनेस पे आ रहे होते हैं, जो बिजनेस के रिटर्न्स को इनकम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट स्पेसिफिक होते हैं, जिनकी वजह से स्टॉक के या शेयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से चेंज हो सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इस किस्म के रिस्क को हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। Systematic risk is the variability of returns on stock or portfolios associated with changes in return on the market as whole. और जो दूसरी टाइप का रिस्क होता है विच इज़ कंपनी स्पेसिफिक, वो उसको हम कहते हैं ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, इट इज़ द वेरिएबिलिटी ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियो एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिटर्न ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस की वजह से आए, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम या ज़्यादा हुई, उसकी वजह से रिटर्न डिफर करते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। इन्फ्लेशन हुई, ऐसा फैक्टर है जो कि एज अ होल पूरी मार्केट के ऊपर असर अंदाज हुआ है, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होता है, इसमें कुछ पोर्शन सिस्टमैटिक होता है और कुछ पोर्शन अनसिस्टमैटिक होता है। ये सिस्टमैटिक रिस्क जो है ये नॉर्मली सेम रहता है थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।